हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप आपका छत्तीसगढ़ जीएस का पेपर बहुत अच्छा गया होगा। मैं आपके सामने संकल्प दुबे आप लोग के लिए डिस्कस करने आया हूं ज्योग्राफी के क्वेश्चंस। ज्योग्राफी के 5 से 6 क्वेश्चंस आए थे। इन 5 से 6 क्वेश्चंस में 5 से 5 क्वेश्चंस 6 में से 5 क्वेश्चंस हमारी क्लास से फंसे हैं। सिर्फ एक क्वेश्चन हमारी क्लास से नहीं आया, बाकी सारे क्वेश्चंस हमारी क्लास से ही फंसे हैं। तो चलो शुरू करते हैं डिस्कशन विथ ज्योग्राफी। सो द फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 57। फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 57, जो कि बात करते हैं हिमालयास की। ये क्वेश्चन किसके बारे में बात कर रहा है? हिमालयास के। तो चलो देखते हैं कि इसका क्या आंसर होगा। इसका आंसर होने से पहले हम डिस्कस करेंगे कि क्या टॉपिक है हिमालयास का, ये कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आया है और इसका आंसर क्या होना चाहिए। तो चलो डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, एज वी नो हिमालयास कहाँ से कहाँ है इंडिया में? हिमालयास आर फ्रॉम नंगा पर्वत। हिमालयास कहाँ से कहाँ है आपके? नंगा पर्वत टू नामचा बारवा। हिमालयास कहाँ से कहाँ है सर? नंगा पर्वत से नामचा बारवा। हिमालयास कहाँ से कहाँ है? नंगा पर्वत से नामचा बारवा तक के हैं। नंगा पर्वत कहाँ पे है सर? नंगा पर्वत है आपका जम्मू एंड कश्मीर। एंड नामचा बारवा कहाँ पे है सर? आपका अरुणाचल प्रदेश। नामचा बारवा कहाँ पे है आपका? अरुणाचल प्रदेश। एंड द हिमालयास आर हैविंग अ शेप ऑफ क्रीसेंट। दे आर हैविंग अ शेप ऑफ क्रीसेंट। कौन से शेप में होते हैं हिमालयास? क्रीसेंट शेप में होते हैं। और उनकी कितनी रेंजेस होती हैं? हिमालयास आर हैविंग 3 रेंजेस। हिमालयास आर हैविंग 3 रेंजेस। हिमालयास आर हैविंग 3 रेंजेस। ये रेंजेस जो हैं इनको हम डिवाइड कर सकते हैं 3 नाम में। क्या क्या नाम है सर इनके? ग्रेटर हिमालयास, लेसर हिमालयास एंड आउटर हिमालयास। ग्रेटर हिमालयास, लेसर हिमालयास एंड आउटर हिमालयास। हिमालयास आर हैविंग 3 रेंजेस, जिसका नाम है ग्रेटर हिमालयास, लेसर हिमालयास एंड आउटर हिमालयास। इन ग्रेटर, लेसर, आउटर हिमालयास के साथ साथ जो ये रेंजेस हैं, ये डिवाइड जो है, ये डिवीजन जो है ऑन द बेसिस ऑफ हाइट है। ये जो डिवीजन है इट इज ऑन द बेसिस ऑफ हाइट। दिस डिवीजन इज ऑन द बेसिस ऑफ हाइट, जो कि आप सबसे ज्यादा बुक्स में पढ़ते हैं। ग्रेटर हिमालयास, इनकी हाइट कितनी होती है? मोर देन 6000 मीटर्स। मोर देन 6000 मीटर्स। लेसर हिमालयास, इनकी हाइट कितनी होती है? 3900 टू 4500 मीटर्स। एंड आउटर हिमालयास, उनकी हाइट कितनी होती है? 900 टू 1600 मीटर्स। ये हिमालयास की तीनों रेंजेस होती हैं, जिनकी हाइट्स अलग अलग होती हैं, जिसमें ग्रेटर हिमालयास जो होते हैं वो कंटिन्यूस रेंज है, लेसर एंड आउटर आर डिसकंटिन्यूस रेंजेस हैं। ये हमने बुक में 90% पढ़ते हैं। बट क्या इतना ही डिवीजन होता है हिमालयास का? नो, हिमालयास के सिर्फ इतने डिवीजन नहीं होते, बल्कि हिमालयास के और भी डिवीजन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हिमालयास आर फर्दर सब डिवाइडेड। हिमालयास आर फर्दर सब डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ रीजनल। उसे बोलते हैं हम रीजनल डिवीजन ऑफ हिमालयास ऑन द बेसिस ऑफ रीजन्स। तो उसे क्या बोलते हैं हम? रीजनल डिवीजन ऑफ हिमालयास ऑन द बेसिस ऑफ रीजन्स। हिमालयास आर डिवाइडेड इनटू रीजनल डिवीजन्स। अब हिमालयास जो डिवाइडेड है रीजनल डिवीजन्स, वो कहां से कहां तक के हैं? फ्रॉम इंडस टू सतलज। फ्रॉम इंडस टू सतलज। फ्रॉम इंडस टू सतलज। इन हिमालयास को बोलते हैं हम पंजाब हिमालयास, या हम इसे बोलते हैं कश्मीर हिमालयास, या इसी को बोलते हैं हम नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयास। यही क्वेश्चन आया है आपका कि नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयास कहाँ पे हैं, तो आपको पता होना चाहिए इट इज बिटवीन इंडस टू सतलज। इन्हीं को क्या बोलते हैं हम? पंजाब हिमालयास, या इन्हीं को क्या बोलते हैं हम? कश्मीर हिमालयास। उसके आगे इंडस टू सतलज के बाद क्या होता है? सतलज टू काली। सतलज टू काली रिवर। सतलज टू काली रिवर, इसे क्या बोलते हैं हम? हिमाचल हिमालयास। हिमाचल हिमालयास। उसके बाद क्या आता है? काली से टीस्टा। काली से टीस्टा, इसे क्या बोलते हैं हम? इसे बोलते हैं हम नेपाल हिमालयास। इसे क्या बोलते हैं हम? नेपाल हिमालयास या असम हिमालयास। एंड टीस्टा टू दिहांग। टीस्टा टू दिहांग, इसे कौन से हिमालयास बोलते हैं हम? इसे बोलते हैं हम अरुणाचल हिमालयास, द लास्ट हिमालयास। इसी में क्वेश्चन आया आपका कि अरुणाचल हिमालयास में क्या मिलेंगे आपको? नामचा बारवा। तो अभी हमने डिवीजन देखा हिमालयास का। क्या क्या डिवीजन है देखा हमने? वी हैव सीन द डिवीजन फ्रॉम इंडस टू सतलज। इसी को हिमालयास को क्या बोल रहे हैं आप? नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयास। इन्हीं हिमालयास को क्या बोलते हैं आप? नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयास। सतलज टू काली, इन्हें क्या बोलते हैं हम? हिमाचल हिमालयास। इन्हें क्या बोलते हैं हम? हिमाचल हिमालयास।
काली टू टीस्टा क्या बोलते हैं हम, नेपाल हिमालयास, क्या बोलते हैं इसे हम, नेपाल हिमालयास। एंड टीस्टा टू दिहांग क्या बोलते हैं हम इसे, या तो हम इसे क्या बोलते हैं, अरुणाचल हिमालयास, या कई बार आपको दिखाई देगा कुछ अलग अलग स्टेट्स के नाम के हिसाब से उनके हिमालयास के नाम रखते हैं, तो इसी को बोलते हैं हम अरुणाचल हिमालयास। इसी को क्या बोलते हैं हम, अरुणाचल हिमालयास। इसी को क्या बोलते हैं हम, अरुणाचल हिमालयास। तो हमें पता चल गया भैया क्या क्या चीज है। नामचा बारवा जो है वो अरुणाचल हिमालयास का पार्ट है, और आपको पता है नॉर्थ वेस्ट में ही क्या आ रहे हैं आपके, 3 रेंजेस आ रहे हैं यहाँ पे हिमालयास के ऊपर, जिसको बोलते हैं हम ट्रांस हिमालयास। उसी में आपकी 3 रेंजेस दिखाई देती है, उसी में आपकी 3 रेंजेस दिखाई देती है। कौन कौन सी रेंजेस दिखाई देती है, काराकोरम, लद्दाख एंड जास्कर। कौन कौन सी रेंजेस, काराकोरम, लद्दाख एंड जास्कर या जांस्कर। यही जो जांस्कर है वो कहां पे आ रहे हैं आपके, नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयाज में आ रहे हैं। और उसी तरीके से आपके अरुणाचल हिमालयाज में क्या आ रहा है आपका, नामचा बारवा आ रहा है। तो इसी से अब हम अपने क्वेश्चंस की तरफ जाते हैं। तो व्हाट द क्वेश्चन वाज आस्किंग, नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयाज, इसको आप पहले मैच करेंगे। नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयाज में क्या आएगा आपका, जास्कर। नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयाज में क्या आएगा आपका, जास्कर। फिर आएगा क्या आपका, अरुणाचल हिमालयाज में क्या आएगा, अरुणाचल हिमालयाज में अभी हमने देखा इट इज हैविंग नामचा बारवा। तो इन्हीं दोनों ऑप्शन से आपको पता चल जाएगा कि ये दोनों चीजें कहां पे हैं। तो अभी क्या देखा था हमने, नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयाज, ए का 1 एंड डी का 3, ए का 1 डी का 3। इसी से पता चल जाता है कि ऑप्शन क्या होगा आपका, डी। उसी के साथ साथ मैंने अभी बताया था ग्रेटर हिमालयाज, लेसर हिमालयाज एंड आउटर हिमालयाज। द आउटर हिमालयाज आल्सो कॉल्ड एज शिवालिक रेंज, हैंस द शिवालिक रेंज इज द पार्ट ऑफ हिमाचल हिमालयाज। हैंस सेकंड का ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी का ऑप्शन 2। एंड द लास्ट दार्जिलिंग एंड सिक्किम हिमालयाज, उसका क्या हो जाएगा आपका, लिप्छा ट्राइब। सो द आंसर विल बी डी। यस और नो, समझ में आया कि नहीं आया। सो पहला ऑप्शन आपको समझ में आना चाहिए। तो अभी हमने देखा कि नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयाज में क्या आ रहे हैं आपके, जास्कर। हिमाचल एंड उत्तराखंड हिमालयाज में क्या आ रहे हैं आपके, शिवालिक्स। एंड अरुणाचल हिमालयाज में क्या आ रहा है आपका, नामचा बारवा। और आखिरी में बचा दार्जिलिंग एंड सिक्किम हिमालयाज, उसमें कौन सी ट्राइब मिल रही है, लिप्छा ट्राइब। सो दिस वाज द क्वेश्चन विच वाज रीजनल डिवीजन ऑफ हिमालयाज। एंड रीजनल डिवीजन ऑफ हिमालयाज में कौन से हिमालयाज में कौन सी रेंजेस दिखाई दे रही है। दिस वाज द वेरी इजी क्वेश्चन। हम जो रेंजेस को डिवाइड करते हैं वो एक हाइट के हिसाब से डिवाइड करते हैं, ग्रेटर हिमालयाज, लेसर हिमालयाज एंड आउटर हिमालयाज। और दूसरा हम डिवाइड करते हैं रीजनल डिवीजन ऑफ हिमालयाज ऑन द बेसिस ऑफ रिवर्स, इंडस टू सतलज, कौन सा हिमालयाज, कश्मीर हिमालयाज, पंजाब हिमालयाज या नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयाज। देन सतलज टू काली, कौन से हिमालयाज आपके, हिमाचल हिमालयाज या उत्तराखंड हिमालयाज। उसी में क्या मिला आपको, शिवालिक रेंज। एंड देन टीस्टा टू दिहांग, सॉरी काली टू टीस्टा, एंड देन टीस्टा टू दिहांग। टीस्टा टू दिहांग को क्या बोलते हैं हम, अरुणाचल हिमालयाज। उसी में क्या मिला आपको, नामचा बारवा। सो द आंसर विल बी डी। अ वेरी गुड क्वेश्चन एंड इजी क्वेश्चन फॉर यू। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन समझ में आया, डन। तो चलें आगे बढ़ते हैं। विच आर नॉट ट्रू, कौन सी चीज ट्रू नहीं है, विच आर नॉट ट्रू। इट इज आस्किंग नॉट ट्रू, कौन सी चीज सही नहीं है पेनिनसुलर प्लेटू के बारे में, कौन सी चीज सही नहीं है पेनिनसुलर प्लेटू के बारे में। तो फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि पेनिनसुलर प्लेटू होता क्या है। पहले हम ये समझते हैं पेनिनसुलर प्लेटू क्या होता है। हमने इंडिया देखा है और हम उसमें देखते हैं पेनिनसुलर प्लेटू। तो एज वी नो India is having, this part is called as Himalayas, this part is called as Himalayas, whereas this part is called as peninsular plateau and this part is called as plains. इसे क्या बोलते हैं हम, plains। इसके ऊपर के पार्ट को क्या बोलते हैं हम, माउंटेन्स या हिमालयाज। और इसके नीचे के पार्ट को क्या बोलते हैं हम, प्लेटूज। प्लेटूज को और भी क्या बोलते हैं हम, पठार। दिस इज कॉल्ड एज प्लेटू। तो इंडिया एक्चुअली में कैसा है, इंडिया इज लाइक दिस, this is your mountain, then there is a four deep, then you have a plateau region. India is having mountains, then you have a four deep, then you have a four deep, फिर क्या है आपके पास, four deep, और उसके बाद क्या है आपका, plateau, फिर क्या है आपका, plateau। So सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि what is the difference between a mountain and a plateau, what is the difference between a mountain and a plateau। कोई भी पार्ट जिसका क्या हो, टॉप कॉनिकल शेप का हो, कोई भी अपलिफ्टेड पार्ट जिसका टॉप क्या हो, कॉनिकल शेप का हो, और उसका रेंज कितना हाइट होना चाहिए उसका, 300 मीटर से अगर ऊपर हाइट होगी तो उसे क्या बोलेंगे हम, माउंटेन्स। उसे क्या बोलेंगे हम, माउंटेन्स। कोई भी अपलिफ्टेड पार्ट जिसका टॉप क्या हो, कॉनिकल शेप का हो, और उसका जो हाइट हो इट इज मोर देन 300 मीटर फ्रॉम सी, मीन सी लेवल, उसे क्या बोलेंगे हम, माउंटेन्स। देन यू हैव प्लेटूज।
दिस इज ऑल्सो अपलिफ्टेड पार्ट, दिस इज ऑल्सो अपलिफ्टेड पार्ट, बट ये क्या होना चाहिए, इसका जो टॉप होना चाहिए, इसका टॉप कैसा होना चाहिए, इसका टॉप होना चाहिए फ्लैट, इट शुड हैव अ फ्लैट टॉप, इट शुड हैव अ फ्लैट टॉप. सो व्हाट इज अ माउंटेन, व्हाट इज प्लेटू, अ माउंटेन इज दैट थिंग विच इज हैविंग अ कॉनिकल टॉप. उसका क्या होना चाहिए, टॉप कॉनिकल होना चाहिए, और उसका हाइट कितनी होनी चाहिए, मोर देन 300 मीटर फ्रॉम सी लेवल. और प्लेटू क्या होना चाहिए, ये अपलिफ्टेड पार्ट है, बट उसका पार्ट, ऊपर का पार्ट क्या है आपका, फ्लैट होता है, उसे क्या बोलते हैं हम, प्लेटू. अब इन दोनों की तरफ से, इन दोनों के बीच में एक गैप है, इन दोनों के बीच में एक गैप है, उस गैप को क्या बोलते हैं हम, फोर डीप, उस गैप को क्या बोलते हैं हम, फोर डीप. और जो रिवर्स यहाँ से या यहाँ से बह रही है और अपना सेडिमेंट्स इसको डिपॉजिट कर रही है, उसी से क्या बने हमारे प्लेन्स, उसी से क्या बने हमारे प्लेन्स. तो पहले तो हमें इंडिया पता हो गया कि इंडिया कैसे बना. इंडिया इज हैविंग माउंटेन्स, प्लेन्स एंड प्लेटू. और एक्चुअली इंडिया क्या है, माउंटेन, फोर डीप बाद में सेडिमेंट से डिपॉजिट बना और क्या बन गया वो प्लेन. एंड देन यू हैव प्लेटू. प्लेटू क्या होते हैं, अपलिफ्टेड पार्ट बट विच इज हैविंग अ फ्लैट टॉप. यहाँ तक क्लियर है सर, ठीक है. अब क्वेश्चन आगे, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, पेनिनसुलर प्लेटू. द क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट पेनिनसुलर प्लेटू. क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे, पेनिनसुलर प्लेटू. तो भैया ये पेनिनसुलर का क्या मतलब होता है, व्हाट डू यू मीन बाय पेनिनसुलर प्लेटू, तो मुझे समझ में आ गया. व्हाट डू यू मीन बाय पेनिनसुलर, अ लैंड विच इज एनक्रोच टूवर्ड्स द सी, अ लैंड जो क्या कर रहा है, सी की तरफ जा रहा है, अ लैंड विच इज एनक्रोच टूवर्ड्स द सी एंड हैविंग वाटर्स फ्रॉम थ्री साइड एंड इज कवर्ड बाय वाटर फ्रॉम थ्री साइड, उसे क्या बोलते हैं हम, पेनिनसुलर प्लेटू. पेनिनसुलर प्लेटू की डेफिनेशन, अ प्लेटू विच इज हैविंग अ एनक्रोचमेंट टुवर्ड्स द सी बट हैविंग द वाटर फ्रॉम थ्री साइड्स, उसे क्या बोलेंगे हम, पेनिनसुलर प्लेटू. तो पहले मुझे पता चल गया पेनिनसुलर प्लेटू क्या होता है, ये मुझे क्लियर है. अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन क्या पूछ रहा है भैया, क्वेश्चन पूछ रहा है कि पहले पूछता है कि प्लेटू की हाइट क्या है, सेकंड पूछता है कि प्लेटू किस तरफ है और प्लेटू में कौन कौन सी रेंजेस है, ये सिर्फ पूछ रहा है. तो चलो डिस्कस करते हैं, प्लेटू कैसा हुआ, क्या हुआ, वगैरह वगैरह. हमें पता चल गया इंडिया का मैप. अब आगे देखते हैं पेनिनसुलर प्लेटू. एज यू नो, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी तो हम सबको पता है. प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी क्या कहती है कि इंडियन प्लेट इज मूविंग, इंडियन प्लेट इज मूविंग इन विच डायरेक्शन, इट इज मूविंग इन द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन. इंडियन प्लेट इज मूविंग इन द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन. और किससे टकराती है वो यहां जाके, इट इज कोलाइडिंग विथ यूरेशियन प्लेट. ये किससे जाके मिलती है, यूरेशियन प्लेट से जाके टकराती है. इंडियन प्लेट इज मूविंग इन विच डायरेक्शन, इंडियन प्लेट इज मूविंग इन द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन. कौन सी प्लेट बोल रहा हूं मैं, इंडियन प्लेट. और यहाँ पे कौन सी प्लेट है आपकी, यूरेशियन प्लेट. तो इंडियन प्लेट कहाँ जा रही है, यूरेशियन प्लेट की तरफ जा रही है. जब ये जाती है बेटा, जब ये जा रही है, तब जाते जाते क्या होता है, सबसे पहले इसका ये वाला पार्ट, इसका ये वाला पार्ट, द वेस्टर्न पार्ट, किससे टकराता है, यूरेशिया से टकराता है. ये वाला पार्ट पहले इससे टकराता है, ये वाला पार्ट पहले इससे टकराता है, ठीक है. बाद में थोड़ा देर बाद इसी से बनते हैं आपके हिमालयस बनना शुरू होते हैं. फिर बाद में क्या होता है, बाद में ये वाला पार्ट टकराता है, क्योंकि इंडियन प्लेट इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव होती है. इंडियन प्लेट कैसे मूव होती है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव होती है. और फिर बाद में ये वाला साइड इधर जाके टकराता है. फिर बाद में कौन सा टकराएगा, ये वाला पार्ट इधर जाके टकराएगा, दैट इज मूविंग इन एन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. सबसे पहले इंडियन प्लेट गई, ये वाला टकराया, फिर उसके बाद ये वाली प्लेट क्या हो गई, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव हुई, और फिर बाद में ये वाला पार्ट टकराता है इंडियन प्लेट से. यहां तक के क्लियर है, ठीक है. थोड़ा आगे बढ़ते हैं. आफ्टर हिटिंग द यूरेशियन प्लेट, आफ्टर हिटिंग द यूरेशियन प्लेट, जो हमारा ईस्टर्न एज है, जो हमारा ईस्टर्न एज है प्लेट का, वो क्या होता है, वो हो जाता है हिंज. वो क्या हो जाता है आपका, हिंज. वो क्या हो जाता है, हिंज्ड. हिंज मतलब फंस जाता है. वो क्या हो जाता है, हिंज्ड हो जाता है. वो क्या हो जाता है, फंस जाता है. बिकॉज ये फंस जाता है, ये वाली प्लेट क्या हो जाती है, ऊपर उठने लग जाती है. ये वाली प्लेट क्या हो जाती है, ऊपर उठने लग जाती है. पहले ये टकराया, फिर बाद में ये टकराया. टकराने के बाद ये क्या हो गया, ये यहाँ आके फंस गई प्लेट. फंसने के कारण ये वाला पार्ट क्या हो गया, उठ गया. ये वाला पार्ट उठ गया. बिकॉज इट गेट राइजन अप, बिकॉज इट गेट राइजन अप, इसलिए हमारे यहाँ क्या दिखाई देता है, बाद में ये वाला पार्ट टूट जाता है और क्या बन जाते हैं आपके वेस्टर्न घाट्स. बाद में ड्यू टू ग्रेविटी ये क्या बन जाते हैं, बाद में वेस्टर्न घाट्स. और ये वाला प्लेट अभी भी उठा हुआ है और वाला प्लेट अभी भी डाउन है, इसलिए हमारी जितनी भी रिवर्स हैं वो अभी भी इसी डायरेक्शन में जा रही है. एग्जाम्पल के लिए महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये अभी भी इसी तरफ जा रही है, ये अभी भी इसी तरफ जा रही है. हाँ या ना, समझ में आ रहा है,
हमने देखा इंडियन प्लेट वाज मूविंग टुवर्ड्स यूरेशियन प्लेट, और पहले वेस्ट साइड टूटता है, वेस्ट साइड जाके टकराता है, फिर ईस्ट साइड जाके टकराता है और ईस्ट साइड जाके फंस जाता है, जिसके कारण वेस्ट साइड पूरा पूरा खड़ा हो जाता है। और जब वो खड़ा होता है बिकॉज ऑफ ग्रेविटी वेस्टर्न घाट्स क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं, और क्या बन जाते हैं आपके वेस्टर्न घाट्स, और इस तरफ का शेल्फ पूरा नीचे सी में सबमर्ज हो जाता है। और आज भी ये साइड उठा हुआ है और वो साइड डाउन है, इसलिए हमारी रिवर्स जो हैं वो इस तरीके से फ्लो हो रही हैं, जिसमें मैंने रिवर्स का एग्जांपल बताया, महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड योर कावेरी। हाँ या ना, कंफर्म? ठीक है, तो भैया इससे आपका एक ऑप्शन निकलेगा, इसका आपका एक ऑप्शन निकलेगा। क्या ऑप्शन है? सो एज यू नो, ये क्या पूछ रहा है? नॉट ट्रू। अभी हमने देखा हाइट ऑफ दिस प्लेटू जनरली डिक्रीजेस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। मैंने बताया अभी अभी आपको कि वेस्ट साइड की चीज क्या हो गई है, वेस्ट साइड की चीज उठी हुई है और ईस्ट साइड की चीज दबी हुई है। ईस्ट साइड की चीज क्या हुई है? ईस्ट साइड की चीज आपकी दबी हुई है। वेस्ट साइड की चीज आपकी उठी हुई है, ईस्ट साइड की चीज आपकी दबी हुई है। इसी कारण यहाँ रिवर्स फ्लो हो रही हैं। इसी कारण हाइट ऑफ द प्लेटू जनरली डिक्रीजेस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। ये ऑप्शन सही है, ये ऑप्शन सही है। दिस ऑप्शन इज राइट, दिस ऑप्शन इज राइट। बट उसी के साथ मैं आपको क्या बताया था अभी अभी थोड़ी देर पहले, यू हैव सीन हाइट ऑफ दिस प्लेटू अप्रोक्सीमेटली 1000 to 1500, वो एक्चुअली गलत है। जो यहाँ के प्लेटू की हाइट है वो बेसिकली बहुत कम है। वी हैव अ प्लेटू हाइट दैट इज अबाउट 900 मैक्सिमम, ठीक है। 800 से 900 ज़्यादा से ज़्यादा उसकी हाइट होती है, उससे ज़्यादा हाइट नहीं होती। तो दिस ऑप्शन इज रॉन्ग, दिस ऑप्शन इज रॉन्ग। सेकेंड ऑप्शन पता था हमें सही है, वो पूछा क्या है, क्या गलत है। थर्ड ऑप्शन, ऑन द ईस्ट साइड देयर इज गिर रेंजेस एंड ऑन द वेस्ट साइड देयर इज राजमहल हिल्स। तो भाई साहब ये तो गलत बात कह रहे हैं भाई साहब। कैसे? कौन कौन सी रेंजेस है, कौन कौन सी रेंजेस है प्लेटू में? एज यू नो इंडियन प्लेटू, एज यू नो Indian plateau itself it is divided into two plateau, itself it is divided into two highlands। क्या बोल सकते हैं ऊपर वाले को हम सेंट्रल हाईलैंड्स और नीचे वाले को क्या बोल सकते हैं हम डेक्कन प्लेटू। ऊपर वाले को क्या बोल सकते हैं हम सेंट्रल हाईलैंड्स, नीचे वाले को क्या बोलते हैं हम डेक्कन प्लेटू। इनमें कुछ कुछ रेंजेस हैं, इनमें कुछ कुछ रेंजेस हैं। जो ऑप्शन में दिया गिर रेंज, आपने सबने सुना होगा गिर फॉरेस्ट के बारे में। यू हैव ऑलरेडी हर्ड अबाउट गिर फॉरेस्ट। गिर फॉरेस्ट कहाँ पे है? गुजरात में। तो गुजरात में गिर फॉरेस्ट कहाँ पे है आपका? गिर रेंज, गिर रेंज, गिर फॉरेस्ट कहाँ पे है आपका? गुजरात में। गुजरात इज द वेस्टर्न साइड, गुजरात इज द वेस्टर्न साइड ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट। हाँ या ना? गुजरात कहाँ पे है आपका? गिर रेंज वेस्टर्न साइड है आपके इंडिया का। तो वहां पे ऑप्शन क्या दिया था? ईस्ट। वहां पे ऑप्शन क्या दिया था? ईस्ट। तो उसी से हम और भी देख लेते हैं कौन कौन सी रेंजेस आती हैं इसकी महादेव, महादेव के बाद आपका विंध्यास, विंध्यास के बाद आपके ये विंध्यास पूरे हो गए, महादेव, उसके बाद आपका बुंदेलखंड, बघेलखंड, छोटा नागपुर, और यहीं पर है क्या आपकी यहाँ पे राजमहल। ये यहाँ से यहाँ तक के राजमहल। इसी तरीके से आपकी राजमहल इधर पे रेंजेस बन जाती है। तो ये कौन सा पार्ट है आपका राजमहल? ये है आपकी ईस्टर्न पार्ट। ये कहाँ पे है आपकी? ईस्टर्न पार्ट। हैंस व्हेन यू सी द क्वेश्चन, ये क्या पूछ रहा है? ईस्ट में है गिर रेंज। मैंने अभी भी बताया गिर रेंज इज इन द वेस्ट साइड, तो ये ईस्ट क्या है? गलत है। सो हैंस दिस ऑप्शन इज रॉन्ग। वो क्या पूछ रहा था? विच ऑफ द ऑप्शंस आर नॉट करेक्ट। तो हैंस इसका आंसर क्या होगा? सी। इसका ऑप्शन क्या होगा? सी। डन। इसका ऑप्शन क्या होगा? सी। दैट इज योर फर्स्ट एंड थर्ड ऑप्शन इज रॉन्ग एंड द सेकंड ऑप्शन इज राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत सिंपल था, बेसिक नॉलेज होना चाहिए था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। Which are true in relation to jet streams? क्वेश्चन पूछा है which are true relation to jet streams। क्या क्वेश्चन पूछा है? which are true related to jet streams। तो भैया jet streams क्या होती हैं और jet streams के बारे में उसने क्वेश्चन पूछा। jet stream blows across Asian continent at latitudes north of Himalayas parallel to Tibetan highlands। Second option, Tibetan highlands divides jet stream into north and south। And third option is northern branch of jet streams plays important role in winter weather in India। तो ये क्या पूछ रहा है? ट्रू। और तीन ऑप्शन इन्होंने दिए हुए हैं। इट इज आस्किंग ट्रू और उन्होंने तीन ऑप्शन दिए हुए हैं। एक्चुअली इसका आंसर होगा ये सही है, ये सही है, पर ये क्या है? गलत। ये क्या है? गलत, क्योंकि यहाँ पे क्या है? नॉर्दर्न ब्रांच। द वर्ड इज नॉर्दर्न ब्रांच, द वर्ड इज नॉर्दर्न ब्रांच। तो वहाँ पे ही ये आंसर क्या हो जाता है? गलत। तो इसका आंसर होगा ए। अब मैं आपको समझाता हूँ कि होता क्या है जेट स्ट्रीम्स, और जेट स्ट्रीम से मैंने ये दोनों आंसर को क्यों मारा। चलो देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो कि जेट स्ट्रीम का वर्ड कहां से आया? जेट स्ट्रीम।
जेट स्ट्रीम का वर्ड कहाँ से आया, जेट स्ट्रीम। एक्चुअली क्या है, व्हेन मोनेक्स, कभी सुना है ये वर्ड मोनेक्स? मोनेक्स, इट इज एन एक्सपीडिशन, इट इज एन मॉनसून एक्सपीडिशन। ये एक मॉनसून एक्सपीडिशन है, मैंने अपनी क्लास में बच्चों को बताया है। इट इज एन मॉनसून एक्सपीडिशन विथ दैट इज it is a study of monsoon of India and USSR, इंडिया और USSR in the year 1972। एक मॉनसून की स्टडी करते हैं, एक मॉनसून की स्टडी करते हैं, और उन्हें पाया जाता है कि मॉनसून की स्टडी में पाया जाता है कि जो मॉनसून है वो सिर्फ और सिर्फ आपके जो आपका तिब्बतन प्लेटू है, तिब्बतन प्लेटू के हीटिंग के कारण ही सिर्फ मॉनसून नहीं आ रहा है, तिब्बतन प्लेटू के हीटिंग के कारण ही बस नहीं आ रहा है, बट देयर आर सेवरल अदर फैक्टर्स विच अफेक्ट्स द मॉनसून, जिसमें उन्होंने कहा है कि देयर आर अदर फैक्टर्स। कौन कौन से फैक्टर उन्होंने बोले थे? उन्होंने बोला था सरकम पोलर विर्ल, सरकम पोलर विर्ल, सरकम पोलर विर्ल, जिन्हीं को हम क्या बोलते हैं, जेट स्ट्रीम्स, जिसके कारण इंडिया का मॉनसून इफेक्ट होता है, जिसके कारण इंडिया का मॉनसून इफेक्ट होता है। उन्होंने और भी चीज़ें कही थी, जैसे कि आपका एल नीनो, एल नीनो, इसके कारण भी आपका मॉनसून का इफेक्ट होता है। और उन्होंने कहा था एल नीनो मोदुकी, एल नीनो मोदुकी, जिसके कारण भी इंडिया का मॉनसून इफेक्ट होता है। और क्या बोला था उन्होंने? उन्होंने बोला था ला नीना, ला नीना, जिसके कारण इंडिया का मॉनसून इफेक्ट होता है। एंड द लास्ट इज योर इंडियन ओशन डाइपोल, इंडियन ओशन डाइपोल। ये सारे फैक्टर्स हैं जिनके कारण हमारा मॉनसून इफेक्ट होता है। कौन कौन सी चीज़? तिब्बतन प्लेटू के एक्सट्रीम हीटिंग के कारण, फिर सरकमपोलर विल, और उसी को क्या बोलते हैं हम, जेट स्ट्रीम्स। और क्या पढ़ा था हमने? एल नीनो मोदुकी, ला नीना एंड इंडियन ओशन डाइपोल। ये सब हमारे जितने भी ऑफलाइन स्टूडेंट्स हैं उनको सबको ये चीज़ बहुत आसानी से पता है, क्योंकि हमने सब चीज़ इसको क्लास में पढ़ाया था आप लोगों को कि मोनेक्स एक्सपेडिशन हुआ था, जिसमें इंडिया और यूएसएसआर हमारी हेल्प करके हमको मानसून के बारे में पढ़ाया गया था कि मानसून को हमारे फार्मर्स को किस तरीके से हम हेल्प कर पाएँ, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत अनसर्टेन मानसून आता है। तो हमें पता चला कि दीज आर द सेवरल फैक्टर्स विच अफेक्ट्स द मानसून, जिसमें हमने क्या पढ़ा अभी सरकमपोलर विल, उसी को क्या बोलते हैं हम, जेट स्ट्रीम्स। तो हमारा क्वेश्चन इसी से आया है कि जेट स्ट्रीम्स क्या होती हैं और वो कैसे इंडियन मानसून को अफेक्ट करती हैं। तो चलो अब पढ़ेंगे हम जेट स्ट्रीम्स के बारे में। जेट स्ट्रीम्स, जेट स्ट्रीम्स होती क्या हैं? जेट स्ट्रीम्स होती क्या हैं? सबसे पहली बात, और उसी को क्या बोलते हैं हम, सरकमपोलर विल। ये क्या होता है? एक्चुअली दिस इज योर अर्थ, दिस इज योर अर्थ। अर्थ का शेप क्या है? जियोइड। अर्थ का शेप क्या है? जियोइड। और अर्थ में आपको पता होता है कि अर्थ में इक्वेटर पे सबसे ज़्यादा क्या होता है, सबसे ज़्यादा सनरेज पड़ती हैं, सबसे ज़्यादा सनरेज पड़ती हैं, जिसके कारण ये जगह क्या होती है, ये जगह क्या होती है आपकी, इट इज़ हैविंग अ लो प्रेशर एरिया। उसी तरीके से जो आपकी पोलर्स होती हैं, जो आपकी पोल्स होती हैं, वो क्या हो जाती है, सबसे ठंडी एरिया, उसे क्या बोलते हैं हम, हाई प्रेशर एरिया। उसे क्या बोलते हैं हम, हाई प्रेशर एरिया। उसे क्या बोलते हैं हम, हाई प्रेशर एरिया। एंड बिकॉज ऑफ एक्सट्रीम सन हीटिंग इसे क्या बोलते हैं हम, लो प्रेशर एरिया। और मैंने आपको बताया है कि एवरी लो प्रेशर ऑन द ग्राउंड, एवरी लो प्रेशर ऑन द ग्राउंड इज हैविंग अ हाई प्रेशर ऑन इट्स अपर ट्रोपोस्फियर। हर लो प्रेशर के ऊपर क्या होता है, हाई प्रेशर ऑन इट्स अपर ट्रोपोस्फियर। जो लो प्रेशर एरिया लैटिट्यूड में होगा जमीन पे, उसी के ऊपर में क्या होगा आपका, हाई प्रेशर, उसके ऊपर में क्या होगा, हाई प्रेशर। आया ना? उसी तरीके से पोलर के ग्राउंड में क्या होगा, हाई प्रेशर। इफ द पोलर ग्राउंड इज हैविंग हाई प्रेशर, उसके अपर ट्रोपोस्फियर में क्या होगा, लो प्रेशर। उसके अपर ट्रोपोस्फियर में क्या होगा, लो प्रेशर। लो प्रेशर से हाई प्रेशर विंड ऊपर जा रही है, और फिर यहाँ पे हाई प्रेशर से लो प्रेशर इन हॉरिजॉन्टली मूव होती है। ऊपर में हाई प्रेशर से लो प्रेशर विंड इस तरीके से मूव होती है, और लो प्रेशर से हाई प्रेशर विंड इस तरीके से मूव होती है। ये आपका कंटिन्यूस एक सेल बन रहा है यहाँ पे, दिस इज अ कंटिन्यूस सेल, दिस इज अ कंटिन्यूस सेल। और जो ये सेल है ये कंटिन्यू बना रहता है। और ये जब जो ये विंड वाला जो ऊपर का सेल है, ड्यू टू कोरियोलिस फोर्स जो ये कंटिन्यू ऊपर जा रहा है, ऊपर की जगह पे ये लो प्रेशर के ऊपर हाई प्रेशर, और ये हाई प्रेशर के ऊपर लो प्रेशर, जो ये कंटिन्यू जा रहा है ड्यू टू कोरियोलिस फोर्स, ये क्या हो जाता है, 45 डिग्री में मूव हो जाता है, 45 डिग्री में मूव होता है। और ये जो मूव होने वाली विंड्स हैं, ये ऊपर और नीचे, दिस एंड दिस as well as this and this, ये winds continue moving from west to east at very high pressure
फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर एट वेरी हाई स्पीड इन द अपर ट्रोपोस्फियर जो मूव हो रही हैं उन्हीं को क्या बोलते हैं हम, जेट स्ट्रीम्स। उसी को क्या बोलते हैं हम, जेट स्ट्रीम्स। इनका वर्ड जो जेट स्ट्रीम्स डिराइव हुआ, इनका रियल नेम सर्कमपोलर वेल था, बाद में इनका वर्ड जेट स्ट्रीम तब डिराइव हुआ जब हमारे जापान से बम गिराने के बाद यूएसए के फ्लाइट्स वर्ल्ड वॉर 2 में वापस अपने देश आते हैं तो उनको लगता है कि पीछे से कोई धक्का दे रहा है, पीछे से कोई धक्का दे रहा है, उनकी जेट्स को कोई धक्का दे रहा है, इसीलिए उनका नाम रखा गया था जेट स्ट्रीम्स। हाँ या ना, समझ में आ रहा है? नीचे पे लो प्रेशर, उसके ऊपर हाई प्रेशर, यहाँ पे हाई प्रेशर, उसके ऊपर लो प्रेशर, और हाई प्रेशर से लो प्रेशर विंड कंटिन्यू ट्रेवल कर रही है, और बिकॉज इट इज ट्रेवलिंग बिकॉज ऑफ कोरियोलिस फोर्स, ये क्या हो जाती है, पूरी तरीके से राइट साइड मूव हो जाती है। ड्यू टू कोरियोलिस फोर्स इट इज मूविंग इन द राइट साइड। नॉर्थ में कोरियोलिस फोर्स कैसे मूव करता है, राइट साइड, और नीचे पे कैसे मूव करता है, इट्स लेफ्ट साइड। इसी कारण ये जो जेट स्ट्रीम डेवलप होती हैं इन्हीं को बोलते हैं हम जेट स्ट्रीम्स या सर्कमपोलर विल्स। ये कंटिन्यूस होती है, ये कंटिन्यूस होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये जो जेट स्ट्रीम्स आ रही हैं, अब ये जो जेट स्ट्रीम्स आ रही हैं, द जेट स्ट्रीम्स विच आर कमिंग, द जेट स्ट्रीम्स विच आर कमिंग, दे आर रोजबी, दे आर रोजबी, दे आर रोजबी, दे आर रोजबी। जो जेट स्ट्रीम्स आ रही हैं वो कंटिन्यू क्या हो रही हैं, कंटिन्यू वेवी डायरेक्शन में मूव होती हैं। इसी को क्या बोलते हैं हम, रोजबी वेव्स, या इसी को क्या बोलते हैं हम, जेट स्ट्रीम्स। व्हेन इट इज कमिंग टूवर्ड्स मेडिटेरियन सी, जब वो मेडिटेरियन सी के पास आते हैं तब क्या करते हैं, वो मेडिटेरियन सी से बहुत सारा मॉइस्चर उठा लेते हैं। व्हेन इट इज रीचिंग टूवर्ड्स द मेडिटेरियन सी, जब वो मेडिटेरियन सी पे पहुंचते हैं तब क्या करते हैं, बहुत सारा मॉइस्चर उठा लेते हैं, और वही मॉइस्चर लाके कहाँ पे छोड़ते हैं, हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आता है। इसी कारण दिल्ली, उत्तर प्रदेश एंड पंजाब, हिमाचल, यहाँ पे क्या हो जाती है, विंटर में रेनफॉल होती है बाय दिस जेट स्ट्रीम्स। अब ये जब जेट स्ट्रीम्स इंडिया आते हैं, व्हेन द जेट स्ट्रीम्स इज एंटरिंग टुवर्ड्स इंडिया, व्हेन दिस जेट स्ट्रीम्स एंटरिंग टुवर्ड्स इंडिया, जब ये जेट स्ट्रीम्स एंटरिंग टुवर्ड्स इंडिया, जब ये जेट स्ट्रीम्स एंटरिंग टुवर्ड्स इंडिया, ये आके सबसे पहले हिमालय या आपका तिब्बतन प्लेटू में टकराता है, और इसका ऊपर का पार्ट इधर चले जाता है और ये नीचे का पार्ट नीचे आ जाता है। तो जेट स्ट्रीम इज डिवाइडेड इनटू नॉर्दर्न पार्ट एज वेल एज सदर्न पार्ट, नॉर्दर्न पार्ट एज वेल एज सदर्न पार्ट। तो ये सदर्न पार्ट है, ये बेसिकली लाता है यहाँ पे रेनफॉल, और यही बना देता है कभी कभी लो प्रेशर, कभी कभी क्या बना देता है ये यहाँ पे, लो प्रेशर इन द अपर एटमॉस्फेयर, लो प्रेशर इन द अपर एटमॉस्फेयर, लो प्रेशर इन द अपर एटमॉस्फेयर। और जब अपर एटमॉस्फेयर में लो प्रेशर होगा तो नीचे पे क्या क्रिएट होगा, नीचे पे क्या क्रिएट होगा, नीचे पे क्या क्रिएट होगा, हाई प्रेशर, नीचे पे क्या क्रिएट होगा, हाई प्रेशर। इसी कारण कभी कभी ऐसा भी होता है, अगर जेट स्ट्रीम्स आ रही हैं तो कभी कभी रेनफॉल भी ले आती है, और रेनफॉल के साथ साथ जब तक कि ये स्ट्रीम यहाँ प्रेजेंट होगी तो इंडिया में रेनफॉल क्या होगा, बहुत कम होगा। जब तक कि ये ऊपर नहीं जाएगा तब तक कि इंडिया में रेनफॉल पूरी तरीके से नहीं आएगा। ये आता है तो रेनफॉल लेकर आता है, व्हेन इट कम्स इट ब्रिंग्स रेनफॉल टुवर्ड्स द नॉर्दर्न साइड ऑफ इंडिया, बट जब तक कि ये प्रेजेंट होगा तो इंडिया में क्या होगा, अच्छा खासा लो प्रेशर ग्राउंड में डेवलप नहीं होगा, क्योंकि ये जेट स्ट्रीम्स क्या बनाता है, हाई प्रेशर इन द ग्राउंड, इट ब्रिंग्स हाई प्रेशर इन द ग्राउंड। जब तक ये ऊपर नहीं जाएगा तब तक ये हाई प्रेशर नहीं बनाएगा। बट क्या नॉर्दर्न पार्ट कुछ कर रहा है क्या इंडिया में, कुछ नहीं कर रहा है। तो चलो अब क्वेश्चन पे आते हैं। इंडिया, जेट स्ट्रीम्स ब्लो अक्रॉस एशियन कॉन्टिनेंट एट लैटिट्यूड्स नॉर्थ ऑफ हिमालयस एंड पैरेलल टू तिब्बतन हाईलैंड्स। तो अभी भी मैंने बताया था एशियन कॉन्टिनेंट लैटिट्यूड्स में आते हैं, नॉर्थ ऑफ हिमालयस एंड पैरेलली तिब्बतन हाईलैंड्स में जाते हैं। फिर मैंने बताया था तिब्बतन हाईलैंड्स में ये क्या हो रहे हैं, जेट स्ट्रीम डिवाइड हो रहे हैं नॉर्थ में और साउथ में, तो दो ब्रांचेस में डिवाइड होते हैं। द नॉर्दर्न ब्रांच ऑफ जेट स्ट्रीम्स प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन विंटर वेदर इन इंडिया। तो क्या बोला था मैंने, नॉर्दर्न पार्ट कहीं पे यूज हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। द सदर्न पार्ट इज प्लेइंग इट्स रोल फॉर द अफेक्टिंग ऑफ मॉनसून। तो सदर्न पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, नॉर्दर्न पार्ट उतना इंपॉर्टेंट हमारे लिए नहीं है। सो थर्ड ऑप्शन क्या है, गलत, ऊपर के दोनों ऑप्शन सही। सो आंसर विल बी 1 और 2। आया ना, समझ में आया डिटेल में, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा बेटा, इसका आंसर होगा, व्हाट विल बी द आंसर, द आंसर विल बी बी, एंटीसॉल, नहीं, हाँ बी एंटीसॉल, उसके बाद होगा आपका एल्फी सॉइल, एंटीसॉइल, एल्फी सॉइल, फिर एरिड सॉइल, एरिड सॉइल के बाद होगा आपका उरी सॉइल, सॉरी एंटी एल्फी एरिड, सी नॉट बी,
द आंसर विल बी सी, एंटी, एल्फी, एरिड एंड अल्टी। ठीक है, दिस आंसर इज योर करेक्ट आंसर फॉर इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। इन्होंने बताया कि सॉइल की क्लासिफिकेशन करो एज पर इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ऑन द बेसिस ऑफ एरिया। ऑन द बेसिस ऑफ एरिया इट हैज बीन एंटी सॉइल, एल्फी सॉइल, एरिड सॉइल एंड अल्टी सॉइल। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन अबाउट साइक्लोन्स। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? अबाउट साइक्लोन्स। क्या बात हो रही है यहाँ पे? साइक्लोन्स की बात हो रही है। मूविंग अवे फ्रॉम सी, फोर्स ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन्स डिक्रीजेस। जब सी से दूर जाते हैं तो साइक्लोन्स की क्या हो जाती है? उनकी स्पीड जो होती है, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की जो फोर्स होती है वो क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। तो दिस ऑप्शन इज करेक्ट। सेकंड, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स गेट्स इट्स एनर्जी फ्रॉम द रिलीज ऑफ लेटेंट हीट ऑन द अकाउंट ऑफ कंडेंसेशन, मॉइस्चर एंड द विंड गैदर्स एंड मूविंग ओवर द ओशन विच डिक्रीजेस इट मूव्स फ्रॉम द सी। ये भी आंसर सही है। सो इसका आंसर क्या होगा? 1 and 2 एंड बोथ आर ट्रू एंड 2 इज द करेक्ट रीजनिंग ऑफ 1। ठीक है, चलो हम इसको डिस्कस करते हैं क्या होगा इसका आंसर और कैसे ये आंसर बना। एज यू नो, व्हाट डू यू मीन बाय साइक्लोन्स? साइक्लोन्स क्या होती हैं? चक्रवात। क्या होता है साइक्लोन्स? दीज आर द लो प्रेशर एरियाज, दीज आर द लो प्रेशर एरियाज जहां से विंड क्या हो रही है? हर डायरेक्शन से उसके पास आ रही है। विंड हर डायरेक्शन से उसके पास आ रही है, उसे क्या बोलते हैं हम? साइक्लोन्स। एज यू नो, साइक्लोन्स नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये किस डायरेक्शन में मूव करते हैं? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करते हैं। किस डायरेक्शन में मूव करते हैं सर? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करते हैं। किस डायरेक्शन में मूव करते हैं? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वो मूव करते हैं। जैसे कि हमें पता है कि कोरियोलिस फोर्स, जो भी फोर्स यहाँ पे विंड आती है वो किस तरफ टिल्ट हो जाती है? राइट हैंड साइड टिल्ट हो जाती है। इट मूव्स टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड बिकॉज ऑफ इट्स टिल्टेशन, बिकॉज ऑफ इट्स टिल्टेशन। तो क्या दिखाई दे रहा है आपको? साइक्लोन्स किस तरीके से मूव हो जाएंगे? एट लास्ट ये किस तरीके से मूव कर रहे हैं? इट मूव्स इन एन एंटी साइक्लोनिक कंडीशन, जिसे क्या बोलते हैं हम? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये कहाँ पे बनते हैं? दिस बेसिकली फॉर्म्स इन द एरियाज, इन द एरियाज दैट इज वाटर, हैविंग वाटर एंड उसकी जो टेम्परेचर होगा, वाटर का टेम्परेचर होगा शुड बी मोर देन 27 डिग्री सेल्सियस, शुड बी मोर देन 27 डिग्री सेल्सियस। एक्चुअली 27 डिग्री सेल्सियस में वाटर क्या हो जाता है? इवेपोरेट होना शुरू होता है। द वाटर स्टार्ट्स इवेपोरेशन, वाटर का स्टार्ट होता है कौन से डिग्री टेम्परेचर में? 27 डिग्री टेम्परेचर में। अब चलो आगे बढ़ते हैं। इंडिया, दिस इज आवर इंडिया। जो हमारा ये वाला एरिया है, जो हमारा ये वाला एरिया है, कौन सा ओशन है ये? बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल अगर आपके समर्स के लेट एंड अर्ली विंटर, समर्स का लेट, जब समर्स पूरे तरीके से क्या हो जाते हैं? जाते रहते हैं, तब यहाँ का टेम्परेचर, जो हमारा जो यहाँ का जो पानी है उसका टेम्परेचर कितना हो जाता है? मोर देन 27 डिग्री सेल्सियस का हो जाता है, मोर देन 27 डिग्री का सेल्सियस का हो जाता है। तो जब जब पानी गर्म होगा तो वहाँ पे क्या बनेगा आपका? लो प्रेशर। पानी क्या बनेगा आपका? लो प्रेशर। एंड व्हेन देयर इज लो प्रेशर द विंड इज कमिंग फ्रॉम ऑल द डायरेक्शन, द विंड इज कमिंग फ्रॉम ऑल द डायरेक्शन, जिसके कारण क्या बन जाता है यहाँ पे? एंटी साइक्लोनिक कंडीशन के कारण क्या बन जाता है आपका? साइक्लोन बन जाता है। हाँ या ना? यस और नो? ठीक है, साइक्लोन बन गया। अब साइक्लोन जो बनता है, सो बे ऑफ बंगाल में क्या होता है? लो प्रेशर बनता है। एंड बिकॉज द लो प्रेशर इज हैविंग, बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर दैट इज 27 डिग्री सेल्सियस, और जो 27 डिग्री सेल्सियस के कारण क्या हो जाते हैं? इससे निकलते हैं वाटर वेपर्स। जब ये वाटर वेपर निकलते हैं, द वाटर वेपर्स विच आर कमिंग आउट, ये क्या निकालते हैं बेटा? जब ये वाटर वेपर्स ऊपर जाते हैं, जब ये वाटर वेपर्स ऊपर जाते हैं तो इट रिलीज द हीट, इट रिलीज द हीट। इसी हीट को क्या बोलते हैं हम? लेटेंट हीट, लेटेंट हीट। इसी हीट को क्या बोलते हैं हम? लेटेंट हीट। जो वाटर वेपर्स है ऊपर जाएंगे, जो वाटर वेपर्स ऊपर जाएंगे तो क्या निकालेंगे? अपनी हीट निकालेंगे। जैसे ही वो ट्रैवल कर रहे हैं ऊपर, वो क्या निकालते हैं? हीट। दिस हीट इज एक्ट एज अ इंजन, दिस हीट इज एक्टिंग एज अ इंजन फॉर द ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। जब तक ये हीट कंटिन्यू निकलती रहेगी उतना देर तक ये ट्रॉपिकल साइक्लोन्स फॉर्म होता रहेगा। जिस तरीके से अगर ये वाटर वेपर्स ऊपर जाना बंद करेंगे, उसी तरीके से वो हीट इंजन उसका स्टॉप हो जाएगा। जैसे हीट इंजन स्टॉप होगा, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स अपने आप खत्म हो जाएगा। तो अभी अभी हमने देखा बे ऑफ बंगाल में क्या हो रहा था? टेम्परेचर ज्यादा, इस कारण क्या हो रहा था? वाटर वेपर्स ऊपर जा रहे हैं, वाटर वेपर्स ऊपर जा रहे हैं तो क्या रिलीज हो रहा है? लेटेंट हीट रिलीज हो रहा है। बिकॉज द लेटेंट हीट इज रिलीजिंग, हेंस द साइक्लोन इज एक्टिव, द साइक्लोन इज एक्टिव। बट जैसी वो लैंड पहुंचता है, जैसी साइक्लोन लैंड पहुंचता है तो क्या कोई वाटर वेपर ऊपर जाएगा क्या?
नहीं जाएगा। कोई वाटर वेपर ऊपर जाएगा क्या? नहीं जाएगा। हैंस नो वाटर वेपर इज मूविंग अपवर्ड्स, हैंस नो लेटेंट हीट नो लेटेंट हीट, हैंस नो हीट इंजन इज फॉर्मिंग, हैंस यहाँ पे साइक्लोन आपका खत्म हो जाएगा। तो इसलिए हमारे जो साइक्लोन्स होते हैं वो पानी में एक्टिव होते हैं, जैसे ही वो लैंड सरफेस में आते हैं वो खत्म हो जाते हैं। अब ये शर्त है कि सर ये इसी तरफ क्यों जा रहा है, वो इधर उधर क्यों नहीं जा रहा है, ये भी क्वेश्चन आता है। और कभी क्वेश्चन आया तो आपको पता होना चाहिए, बिकॉज साइक्लोन्स जो बनते हैं इट इज मोस्टली फॉर्मिंग इन द ट्रॉपिकल रीजन, इट इज मोस्टली फॉर्मिंग इन द ट्रॉपिकल रीजन। उन ट्रॉपिकल रीजन में भी, उस ट्रॉपिकल रीजन में भी इट इज फॉर्मिंग बिटवीन 10 डिग्री टू 30 डिग्री नॉर्थ एंड 10 डिग्री टू 30 डिग्री साउथ। इस 10 डिग्री 30 डिग्री नॉर्थ एंड 10 डिग्री 30 डिग्री साउथ में सबसे ज़्यादा बनते हैं, क्योंकि कोरियोलिस फोर्स यहाँ पे मिल जाती है। इक्वेटर में कोरियोलिस फोर्स कम मिलती है, इसलिए ट्रॉपिकल साइक्लोन्स कहाँ पे दिखाई देंगे आपके? 10 डिग्री से 30 डिग्री नॉर्थ एंड 10 डिग्री से 30 डिग्री साउथ, इसमें ट्रॉपिकल साइक्लोन्स दिखाई देंगे। दे आर गेटिंग एनर्जी फ्रॉम वाटर वेपर्स विच आर मूविंग अपवर्ड्स एंड दे आर रिलीजिंग द लेटेंट हीट, और उसी लेटेंट हीट से हीट इंजन फॉर्म होता है। जैसे ही वो लेटेंट हीट मिलना बंद हो जाएगी तो साइक्लोन्स अपने आप बंद हो जाएंगे। तो इसी तरीके से हम अपने क्वेश्चंस पे जाते हैं। क्वेश्चन क्या था? मूविंग अवे फ्रॉम सी फोर्स ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन डिक्रीजेस। तो क्या बोला? जैसे ही साइक्लोन्स हमारा सी से लैंड की तरफ जा रहा है तो उसका फोर्स क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। हाँ जी, डिक्रीज हो जाएगा, तो ऑप्शन सही है। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स गेट इज एनर्जी फ्रॉम द रिलीज ऑफ लेटेंट हीट। अभी मैंने बताया लेटेंट हीट से उसको एनर्जी मिल रही है ऑन द अकाउंट ऑफ कंडेंसेशन ऑफ मॉइस्चर। जो ऊपर जा रहा है तो क्या हो रहा है? हीट को रिलीज कर रहा है, तो क्या हो रहा है? कंडेंसेशन हो रहा है। दैट विंड गैदर्स आफ्टर मूविंग ओवर द ओशन विच डिक्रीजेस एज इट मूव्स अवे फ्रॉम द सी। जैसे ही वो लैंड की तरफ आएगा तो कंडेंसेशन वाले जो वाटर वेपर्स है वो मिलना उसको बंद कर देंगे। हेंस दिस ऑप्शन इज ऑल्सो राइट। इसलिए ये दोनों आंसर क्या बनाते हैं? इसे 1 and 2 करेक्ट एंड द 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ 1। तो इसलिए 62 आंसर आपका सही होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एकदम सिंपल क्वेश्चन, रेक्टिफिकेशन है बट एकदम सिंपल है। हमें पता है रागी, रागी कहाँ मिलता है भैया? कर्नाटका में। रागी कहाँ मिलता है सर? कर्नाटका। रागी कहाँ मिलता है? कर्नाटका। ठीक है, बाजरा कहाँ मिलता है सर? राजस्थान। बाजरा कहाँ मिलता है आपका? राजस्थान। ठीक है, फिर क्या आता है आपका? इसी से पता चल जाएगा आपको। ए का 1, बी का 3, फिर सी का 2। ज्वार क्या है आपका? महाराष्ट्र एंड उड़द का है आपका? मध्य प्रदेश। हेंस द ऑप्शन विल बी बी विल बी करेक्ट। ठीक है, उड़द महाराष्ट्र मध्य प्रदेश, ज्वार महाराष्ट्र, बाजरा राजस्थान एंड रागी कर्नाटका। सो इसका ऑप्शन क्या होगा? बी। ठीक है, यह ऑप्शन एकदम सिंपल क्वेश्चन था। लास्ट क्वेश्चन ऑफ ज्योग्राफी। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू? इनमें से कौन सा ट्रू नहीं है? ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ विंड पावर इंस्टॉल कैपेसिटी इंडिया रैंक्स 4th इन द वर्ल्ड। बिल्कुल सही। इट रैंक्स 4th इन द वर्ल्ड। बिल्कुल सही। द टोटल विंड पावर इंस्टॉल कैपेसिटी ऑफ इंडिया इज अबाउट 400 गीगावाट्स। अरे बाप रे, इतना बड़ा नहीं। इंडिया इज हैविंग अबाउट 40 गीगावाट। ये यहीं पर खेला है, 40 गीगावाट। हेंस दिस ऑप्शन इज wrong. Third, among Indian states, maximum wind power potential at 100 above ground level and is in Gujarat. सही. None of the above. सही. छोड़ो. So the answer is, which of the option is not true? So B option आपका not true आएगा। So this completes the geography part. We have understood the detail portion कि हर टॉपिक पर हमें कैसे पढ़ना है। अब बेटा ऊपर ऊपर से पढ़ाई नहीं होगी। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करना है ज्योग्राफी के, यू हैव टू रीड द ज्योग्राफी अबाउट 360 डिग्री की। उस टॉपिक पे हमें पूरा रिसर्च करना पड़ेगा कि उस टॉपिक के ऊपर से किस टाइप से क्वेश्चन आ सकते हैं। और जो करंट अफेयर्स में कंटिन्यू है, जैसे ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, टाउकाटे आया था, मैंने क्लास में कई बार बोला था टाउकाटे इस बार न्यूज़ में है, तो देख लीजिएगा। उसी तरीके से जो हमारे जेट स्ट्रीम्स है, जेट स्ट्रीम्स का सदर्न पार्ट इस बार इंडिया में आया है। तभी हमको दिखाया कि नॉर्दर्न पार्ट इस बार बहुत ज़्यादा चिलिंग इफेक्ट लेकर आया था। दिल्ली में -3 डिग्री तक के टेम्परेचर दिखाई दिया था। तो इससे ये पता चलता है कि जो सदर्न पार्ट है वो इंडिया में बहुत अंदर तक के आ गया था। इस बार छत्तीसगढ़ में भी बहुत ज़्यादा ठंडी दिखाई दी थी। तो वो सब किसका पार्ट था? सदर्न पार्ट ऑफ योर जेट स्ट्रीम्स। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो जो भी करंट अफेयर्स होगा उसके साथ 360 डिग्री हम देखेंगे, तभी हमें क्वेश्चंस अपने आप पकड़ में आने लगेंगे। ठीक है, सो हियर कंप्लीट्स योर ज्योग्राफी। ऑल द बेस्ट अगले पेपर के लिए, मेंस के लिए जिन बच्चे दे रहे हैं पेपर। थैंक यू।